जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं काव्य को। यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा यदि दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये टॉपिक है आज का। और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, बोर्ड क्लासों में भी इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं इससे प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं काव्य को, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे अनेक आचार्यों के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा, साथ में काव्य के भेद, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे प्रबंध एवं मुक्तक काव्य को। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम काव्य को। काव्य किसे कहते हैं देख लेते हैं। समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, मतलब कि वह रचना जिसमें मनुष्य के मनोभाव समाहित हो, वह क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। अनेक आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे साहित्य दर्पण के जो प्रेरणता है, जन्मदाता है, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका मतलब होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, या आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की जो परिभाषा दी है वह इस तरह है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा एवं निर्वाह होता है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम, मतलब है कि रमणीय शब्दों का प्रतिपादन करने वाले साधन को काव्य कहते हैं। यह भी जो पंडित जगन्नाथ के अनुसार जो परिभाषा है, यह भी बार बार बोर्ड एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। आचार्य कुंतक ने भी काव्य की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम। तो इस तरह हम देख चुके हैं कि जो अनेक जो आचार्य हैं उन्होंने क्या है, काव्य की जो परिभाषा है वो अपने अनुसार दी है। और यह जो परिभाषा है बार बार एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आसानी से आपको समझ आ गई होगी और इसे याद रखना बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। तो चलिए आगे हम समझते हैं काव्य के भेद को। काव्य के जो मुख्यतः जो भेद है, प्रकार है, वो दो होते हैं। एक होता है दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहेंगे? दृश्य काव्य वह काव्य जिसमें हम आंखों से देखते हैं और कानों से श्रवण करते हैं, जैसे नाटक है, दूरसंचार साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आदि। ये इनके द्वारा जो प्रस्तुत होने वाले जो काव्य है वह दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। यानी दृश्य काव्य का मतलब होता है कि वह काव्य जिसे हम क्या सके, देख भी सके और सुन भी सके, तो वह क्या कहलाता है? दृश्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य किसे कहेंगे? नाम से स्पष्ट है, वह काव्य जिसे हम सुनकर आनंद लेते हैं, वह क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कि रेडियो के अंतर्गत प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम है वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। यह तो हो गया काव्य के भेद। अब हम देखते हैं शैली की दृष्टि से काव्य के भेद। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। जो प्रबंध काव्य है उसके जो भेद है, प्रकार है, वो प्रबंध काव्य तीन भागों में विभाजित है, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियां। मुक्तक काव्य दो भागों में विभाजित है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो आज हम जो शैली की दृष्टि से काव्य भेद है उसके अंतर्गत हम प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य दोनों को समझेंगे। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य वह रचना है जिसमें कोई एक कथा प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप से गठित होती है एवं उसमें कहीं भी तारतम्य में नहीं टूटता है, वरन उस कथा को पुष्ट करने के लिए उसमें अन्य अंतर कथाएं सम्मिलित होती है।
प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां होती है। प्रबंध काव्य में कथानक को लेकर पात्रों के चरित्र में घटना और भावों के संघर्ष के द्वारा काव्य वस्तु संजोई जाती है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में यदि समझाऊं, तो प्रबंध काव्य का मतलब होता है वह काव्य रचना जो अपने आकार में विस्तृत होती है, जिसका आकार बड़ा होता है, जिसमें एक मुख्य कथा होती है, मगर उस मुख्य कथा को पुष्ट करने के लिए उसके साथ साथ अन्य अंतर कथाएं या लघु कथाएं सम्मिलित होती है, वह क्या कहलाता है? प्रबंध काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य देखिए, मुक्तक काव्य वह रचना जिसमें पूर्वापर संबंध निर्धारित नहीं होता है, मुक्त काव्य कहलाता है। जिस प्रकार हमने कहा कि जो प्रबंध काव्य में जो कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मगर मुक्तक काव्य में इस तरह नहीं होता। इसमें जो कथाएं हैं वह एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है, और इसमें प्रत्येक भाव क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। तो वह क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मीराबाई के पद है, वृंद के दोहे हैं, तुलसीदास, सूरदास आदि के दोहे एवं पद है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। आपने मीराबाई का पद पढ़ा होगा, वृंद के दोहे पढ़े होंगे, सूरदास का पद पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि एक पद के जो भाव है कुछ और होते हैं, दूसरे पद में भाव बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि पहले वाले जो पद का संबंध दूसरे पद से बिल्कुल नहीं होता, पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से काव्य की परिभाषा, साथ ही काव्य के भेद और शैली के आधार पर जो काव्य भेद है वो आसानी से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।